So hello everyone. So I hope सब लोगों ने रिवाइज किया होगा, है ना? एंड लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में क्या किया था? प्रैक्टिस करी थी कुछ ना? अच्छा, 25 T1 lecture was there. मेरे टाइम टेबल में तो यार यही आया है। समझ रहे हो निरंजन की नहीं? ट्रैक वन, ये तो मुझे नहीं पता था। मेरे टाइम टेबल में मेरा ही क्लास है। मेडिकल है ना 11th का। हाँ, मेरा लगा है इसमें तो। आई थिंक अभी गुरु सर क्लास नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट वाला शायद ले वो, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या पढ़ा क्या था ये तो याद दिला दो मुझे। क्या पढ़ा? मॉडलेंस कंपैरिजन तो बहुत पुराना है। हम तो रेडॉक्स पढ़ रहे हैं। हम तो रेडॉक्स पढ़ रहे हैं ना। इधर गया रेडॉक्स वाला। हाँ हाँ, यही है। गुड। क्या बैलेंस कर रहे हो ये? रेडॉक्स रिएक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेशन मेथड। अच्छा खुशी, ठीक है खुशी, ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। हो जाएगा। रश्मि, मेथड पढ़ रहे हैं, कौन सा मेथड? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ओके, वेरी गुड। काफी आसान मेथड लगा होगा ना? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा मेथड आसान लगा है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आसान लगा है या कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आसान लगा है। तो एक असाइनमेंट दिया था, उसको सॉल्व भी किया होगा। देखो बच्चों, हम लोग जो है और आगे बढ़ते हैं ना। और काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। अ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है। होमवर्क में असाइनमेंट जो दिया था वो सबमिट नहीं किया तुम लोगों ने। संडे भी चला गया, मंडे भी आ गया। संडे को कुछ तो सॉल्व किया होगा। क्या किया था संडे को? संडे को क्या किया था? रिवाइज करा दो, ठीक है, चलो रिवाइज करा देता हूँ। रिवीजन करो लो। डिसप्रपोर्शनेशन।
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। क्या होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में? अ सिंगल एलिमेंट in a molecule or compound oxidizes as well as reduces, है ना? इसमें ये होता है, जैसे देखो Br2 प्लस KOH रिएक्शन क्या होती है? मान लो कंडीशन हॉट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, KBrO3 प्लस KBr प्लस H2O। तो बच्चों देखना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। इस मेथड से बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। Br2 जो है वो 2 बार लिख लो। कितनी बार लिख लो? 2 बार। और यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, -1। दैट मीन्स कि जो ब्रोमीन है वही ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही रिड्यूस भी हो रहा है। ब्रोमीन जो है वही क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है। तो अब इस चीज को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। पानी तो अपने आप से आने वाले हैं बैलेंस करने पे, तो उनको लिख भी लो नहीं भी लिख लो, ये हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड से पानी बैलेंस करेंगे, और ब्रोमीन KBrO3 और KBr ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। KOH और H2O किससे बैलेंस करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड, ऑब्जर्वेशन से, बिकॉज इनका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इनका रिडक्शन नहीं हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है। एनी डाउट्स? अच्छा, ब्रोमीन 0 से +5 में गया, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन -1 में गया, यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन। 0 से +5 चेंज कितने का हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो कितने का हुआ पर ब्रोमीन? पर Br2 मॉलिक्यूल कितने का हुआ बताओ डायरेक्टली, बोलो कितने का हुआ? एक ब्रोमीन के लिए 5 का चेंज है, तो Br2 मॉलिक्यूल के लिए 10 का चेंज होगा कि नहीं होगा? क्या ये कर पाते हो? यस और नहीं? वेरी गुड। नीचे देखें, ये Br2 0 में था, यह -1 में था। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हुआ? धीरे धीरे से सीख जाओगे, नॉट एन इश्यू। 2 का चेंज हुआ, एक ब्रोमीन के लिए 1 का चेंज। एक ब्रोमीन के लिए कितने का चेंज देखो, अगर यहाँ पे 2 लिख लिया तो कोई गलत बात नहीं। एक ब्रोमीन के लिए कितने का चेंज, बोलो? 1 का चेंज। 2 ब्रोमीन है तो कितने का चेंज? 2 का चेंज। तो ये लिख लिया। अभी देखो इधर एक Br2 है, तो इधर 2 KBrO3 नॉर्मल बैलेंसिंग से कर लेंगे पहले ही, फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ब्रोमीन एटम इन स्टार्ट। लेकिन ऊपर 10 का चेंज हो रहा है, नीचे 2 का चेंज हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? इसको बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? हाउ मेनी से? 5 से। कितने से? *5 करना होगा।
तो ये जो लाइन पूरी जा रही है ना, इसमें जो भी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ रहे हैं, इनमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ इंटू 5 कर देना है, बैलेंस करके नीचे लिख लो। ये न्यू मेथड बता रहा हूँ, जिसमें खोलेंगे नहीं, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट यू हैव टू डू इट। थोड़ा सा मेच्योर बनोगे तो ये हो जाएगा। अभी देखें, ये कितने बी आर टू हो गए, 6। कितने बी आर टू हो गए, 6 बी आर टू। और ये हमारे पास कितने केवेच हो गए, 1। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सही करके 6 बी आर टू लिख लूँ, तो इसको मिटा के मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 6 बी आर टू लिखूंगा। इरेज करने के बाद में यहाँ तक समझ में आया क्या? क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो रिड्यूस हो रहे हैं, वो बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए? देखो यहाँ पे 12 ब्रोमीन, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 10, टोटल 12 ब्रोमीन। लेकिन अब हमें सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो याद रखनी होती है, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो रिड्यूस हो रहे हैं, उनको अभी टच नहीं करना है, इनको छोड़ के बाकी को बैलेंस करो। यहाँ पे कितने पोटेशियम, 10, यहाँ पे कितने, 2। इधर राइट साइड में 12 पोटेशियम है, इधर सिर्फ 1 पोटेशियम। इसका मतलब यहाँ कितना कोएच, 12। ये ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं। अगर यहाँ 12 KOH हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फिर कितने H हैं, 12H। तो यहाँ पे कितना पानी निकलेगा, 6H2O। अब तुम देखना, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। यू कैन चेक इफ ऑक्सीजन इज बैलेंस और नॉट। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किया तुमने, दिस इज द ट्रिक मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर से उनको बैलेंस किया जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा था, और ऑक्सीजन को हमने बैलेंस नहीं करा, बल्कि हमने पोटेशियम और हाइड्रोजन को बैलेंस किया, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। मतलब तुम कोई एक को छोड़ सकते हो, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट। सिर्फ एक ऐसा बचेगा जो ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि जब रेस्ट ऑफ चीज बैलेंस्ड है, देन एक तो ऑटोमेटिक बैलेंस होना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आएगा, कोई बताएगा क्या? क्या 2 से डिवाइड कर दें? यस और नो? ये फैक्टोरियल नहीं है, ये 2 है। तो कितना आएगा? 6 नहीं, 5। चेक करो, क्या तुम लोगों ने यही इक्वेशन निकाली है? चेक इट वंस। क्या ये आसान मेथड है? क्या इसमें हम लोगों ने क्या इसमें हम लोगों ने इस स्पेक्ट्रल आयंस को हटाया था, क्या नहीं हटाया ना? उनको साथ में लगाते हुए कर लिया। लेकिन ये वाली ट्रिक तभी कर पाओगे जब तुम्हें पहले वाला तरीका समझ में आया हो। हमने क्या किया, हमने सिर्फ उन चीजों को बैलेंस किया जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा था। ब्रोमीन जो है डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के KBrO3 और KBr में जा रहा है। KOH और H2O सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहे हैं, अपने कटायंस जो है वो दूसरे कंपाउंड में जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहा है कटायन, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, ना तो ऑक्सीजन का ना हाइड्रोजन का। तो इनको हम लोग ऑब्जर्वेशन से बैलेंस करेंगे, ये वाले दोनों, है ना? यहाँ पे जो ये वाला और ये वाला, इट इज बैलेंस्ड बाय ऑब्जर्वेशन। तो अगर एक बार तुमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इनको बैलेंस किया, तो डोंट टच इट आफ्टर दैट। पहले इनको बैलेंस कर लो, इनको जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। देन जब कंप्लीट इक्वेशन आए, फिर उसको डिवाइड करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड करना है। दिस इज द मेथड। आई होप ये मेथड तुम्हें समझ में आया होगा। एक और तरीका था वो जो कर सकते थे, वो क्या था? ये रिएक्शन लिखी हुई थी, तो हम इसको कैसे खोलते? Br2 प्लस KOH की जगह OH माइनस,
ये बी आर ओ थ्री लिख सकते, ओ बी आर ओ थ्री माइनस प्लस पानी। अगेन इनको दोनों को इग्नोर कर देते पुराने वाले मेथड के हिसाब से, बी आर टू लिखते, बी आर ओ थ्री माइनस लिखते, बी आर माइनस लिखते, लिखते कि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो गई। फिर बी आर टू दोनों जगह डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, तो एक और बी आर टू ऐड कर लेते इसमें। क्या लिख लेते, बी आर टू प्लस बी आर टू। फिर यहाँ पे देखते ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखते रिडक्शन। इधर बी आर टू है, इधर दो पहले करना पड़ेगा, इधर बी आर टू, इधर दो पहले करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज 10 का, यहाँ पे चेंज 2 का, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई। ऊपर वाला 6Br2 हो गया, ये OH माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन। अब देख लिया रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये आप हटा दो, ये पता चल गया बेसिक मीडियम में, नो नीड टू राइट इट अगेन। जिधर जितने O ज्यादा है उधर उतने ही H2 ऐड करो, उसकी दूसरी तरफ डबल OH माइनस ऐड करो, वापस से उसको फॉर्म में ले आओ जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया था, KOH के फॉर्म में, 6KOH। इसका कटायन क्या है, KBrO3, है ना। ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने गलत लिख दिया, दिस इज Br माइनस। तुम लोग ने देखा नहीं क्या, तो ये 10 था, 10 का आधा कितना होता है, 5। ये कितना आएगा, 5 kBr। फिर से देख लो, यहाँ पे गलती हो गई थी, ये Br2 लिख दिया मैंने, Br माइनस है ना, देखो ऊपर से, तो 10 Br माइनस आए, उसमें 2 से डिवाइड करा था तो 5 Br माइनस बचे ना, यहाँ पे 10 ही है। अब डिवाइड करा, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख लिया। क्या ये दो रिएक्शन सेम है कि नहीं, कौन सा वाला मेथड ज्यादा आसान लग रहा है, लेफ्ट की राइट, क्या दोनों सेम है क्या, बोथ आर सेम। थोड़ा सा प्रोसेस, अप्रोच, अप्रोचकल, या जो भी बोलते हैं उसको, अप्रोच का बस डिफरेंस है। हाँ, चलो हटा दे फिर, कर लोगे ना अभी, कर लोगे। इससे ऊपर की बैलेंसिंग होती नहीं है कुछ, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस। आगे बढ़े। ओके, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। आ गया समझ में, खुशी तुमको, अभी कोई दिक्कत तो नहीं होती है इसमें, बहुत सारे मेथड्स हो गए हैं, कोई भी मेथड यूज कर लो, बहुत सारे मेथड्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। एक फ्लैशबैक में ले चलता हूँ तुम लोग को, पुरानी चीज याद दिला देते हैं। बताओ मोल्स क्या होते हैं, बोलो। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास, यस और नो, यस और नो, ये याद है, तुम्हें याद है ये,
हाँ, वी आर गोइंग टू नाउ, हमने पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इसके पहले फ्लैशबैक है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, हेडिंग डाल लो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। हेडिंग डाल लो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों प्लीज डाल लो हेडिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। फिर इसमें फ्लैशबैक मतलब पुरानी चीज बता रहा हूँ। मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंट्स। इक्वी इक्विवेलेंट्स होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मोल्स को एन से लिखते हैं, मास को डब्ल्यू से लिखते हैं, मोलर मास को एम डब्ल्यू से लिखते हैं। इक्विवेलेंट को इक्यू से लिखते हैं, मास को डब्ल्यू से लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट को ई से लिखते हैं। अब तुम पूछोगे सर इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए ई चाहिए, ई क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, इसको ई से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला धीरे धीरे याद करो, धीरे धीरे याद करो और समझते जाओ। हाँ बोलो। एन फैक्टर, यस देवांगी, एन फैक्टर। बोलो बोलो, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी, यहाँ पे क्वेश्चन भेजा है मैंने। एन फैक्टर का मीनिंग क्या है वो आगे पता चलेगा, अभी कुछ नहीं समझना है। दिस इज समथिंग बियॉन्ड टू से नाउ। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। इक्विवेलेंट्स क्या है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि भैया ये एन फैक्टर है तो क्या है? व्हाट इज दिस एन फैक्टर? इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है अभी तक। लोग पूछ रहे हैं हमसे एन फैक्टर क्या होता है सर ये। लोग पूछ रहे हैं मुझसे सर एन फैक्टर क्या होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? टाइम देना पड़ेगा। दे हैव टू कीप पेशेंस, तब उनको समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस एन फैक्टर। आगे बताएं। हाँ सॉरी गाइस, लिख लिया कि नहीं लिख लिया है बताओ, जल्दी बताया करो। मैं तो सोचता हूँ कि तुम लोग लिख रहे हो, बट टाइम चला जाता है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, इसलिए चला, ये जाना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी वेस्ट। चलो एन फैक्टर देखें क्या होता है। एन फैक्टर फॉर एलिमेंट्स, पहले हम हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। क्या हेडिंग डालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। काफी छोटा है टॉपिक ये, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये और नेक्स्ट लेक्चर बस।
क्योंकि मेडिकल के सिलेबस में वेरी लेस पोर्शन ऑफ दिस टाइट्रेशन इज देयर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर क्या होता है देखिए। फॉर एलिमेंट्स पहली हेडिंग डालो। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स फॉर एलिमेंट्स। फॉर एलिमेंट्स एन फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। हाँ उसका वो सब टाइम लगेगा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, इक्विवेलेंट्स का जो मतलब है वो ये होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, वो मोल्स के जो उनके बीच के रिएक्शन होते हैं वो तो स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड करते हैं। मोल्स का जो रेशियो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टाइकियोमेट्री पे। लेकिन उन दोनों की जो रिएक्शंस होती है तो एक ऐसा फिजिकल टर्म होता है जो हमेशा बराबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने N2H2 की रिएक्शन कराई, अमोनिया बनाई, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, N2 के इक्विवेलेंट्स हाइड्रोजन के बराबर होंगे, हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स अमोनिया के बराबर होंगे। तो ये एक फिजिकल टर्म है। कैसा टर्म है ये, फिजिकल, न्यूमेरिकल टर्म। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखेगा नहीं आंखों से। ये एक मोल और एन फैक्टर का क्या है, एक रिलेशन है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज है, इसमें 15-20 मिनट का टाइम लगता है समझने में। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लिसन मी। क्या होता है एन फैक्टर, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ध्यान से सुने, इतना आसान है जैसे कि कोई क्लास ABCD बच्चा पढ़ता है, उसको पहली क्लास में वो पूछे कि पास्ट टेंस क्या होता है, तो ABCD नहीं पता है ना, तो कैसे बताया जाए पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। वैसा ये तुम्हारे लिए, यू हैव टू फर्स्ट लर्न ABCD ऑफ इट, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब सुने, फोर एलिमेंट्स एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। सुनते जाओ। तो वैलेंसी वो भी कौन सी वाली, मोस्ट कॉमन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, बोलो, जल्दी से बताया करो। ये जो तुम्हें पता है उसमें क्यों देर लगाते हो बताने में। दो। कितनी होती है, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, दो, बिकॉज वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, दो। इसीलिए बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, फॉर्मूला पढ़ाया था ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, या यहाँ पे एटॉमिक वेट हो जाएगा, है ना, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, डिवाइडेड बाई कितना होगा, उसकी वैलेंसी एन फैक्टर। ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना आ गया, 8 आ गया। सिमिलरली एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, बोलो। अरे भाई ऊपर लिखा है, जल्दी से बताया करो। एल्यूमिनियम कितनी होती है वैलेंसी, 3। भाई कैसे पता कर रहे हैं, वैलेंसी कैसे पता कर रहे हैं, एल्यूमिनियम क्या होता है 2,8,3। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, 3। तो दिस इज इट्स वैलेंसी। तो यहाँ पे लिखेंगे एन फैक्टर वैलेंसी के बराबर होता है 3 हो गया। तो ई ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो 27 होता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 9। ध्यान से सुनो, ध्यान ध्यान लगाओ, ध्यान। ध्यान पता है क्या होता है, वही लगाना है, कंसंट्रेशन। इधर देखें, एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन कितना होगा बताओ, बोलो जल्दी बोला करो, 1। क्यों, क्लोरीन क्या होता है 2,8,7,
मोस्ट कॉमन हेलाइड्स के फॉर्म में होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहता है, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, एन फैक्टर भी कितना हो गया 1, तो ई क्लोरीन कितना हो गया, एटॉमिक वेट या मोलर मास ऑफ क्लोरीन, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। मोलर मास कितना है क्लोरीन का 35.5, एन फैक्टर ऑफ कार्बन कितना होगा, तो बोलेंगे भैया कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन कितना होगा 3, 60 12 होता है, एवरीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। 35.5 आंसर है, ओके 35.5। देखते चले, एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1/1, एन फैक्टर ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा 3, क्यों, फॉस्फोरस कितना होता है 2,8,5, 3 इलेक्ट्रॉन लेके एप्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इक्विवेलेंट ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा, मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, फॉस्फोरस कितना होता है 31। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा जल्दी से, हाउ टू कैलकुलेट द एन फैक्टर, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स इन कैलकुलेटिंग देन आस्क। नोट भी करते चलो भाई, नोट करना जरूरी है। क्या डाउट है, जितना अभी तक पढ़ा है उसमें क्या डाउट है, एन फैक्टर निकालना समझ गए, एलिमेंट्स का, क्या मैं एलिमेंट्स का एन फैक्टर बता पाऊंगा, बिल्कुल बता पाऊंगा। ये कब वैलिड है, जब एलिमेंट का एन फैक्टर पूछा जाए, जब ऐसा बोला जाए कि भाई एलिमेंटल फॉर्म में है, जब किस फॉर्म में हो, एलिमेंटल फॉर्म में। कितना आसान तो है, आगे बढ़े, ध्यान से देखना। क्लासिक डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, अब तुमको एक आंसर मिलेगा, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, अब तुम्हें एक आंसर मिलेगा व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, क्लासिक डेफिनेशन। क्लासिक डेफिनेशन वो होती है जो सबसे पहले दी गई थी, किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, किसी साइंटिस्ट ने कुछ काम किया था उसके बेसिस पे। क्लासिक डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या कहती है, इट इज द मास इन ग्राम्स of an element which, yes sir, no problem, which reacts with, which reacts with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine। एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 2, it is the mass of an element, again in grams, which displaces 1 gram of hydrogen or
सेम चीज है। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस करना, रिएक्ट करने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है, लेकिन अलग से समझाया जा रहा है ताकि तुम्हें समझ में ज्यादा आए। क्लोरीन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, इसको पढ़ें और समझें। अब इसके ताजा तरीन एग्जाम्पल कराता हूँ, पहले इसको लिख लो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट वो मास होता है जो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ किसी एलिमेंट का रिएक्ट करे, या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ किसी एलिमेंट का रिएक्ट करे, या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ किसी एलिमेंट का रिएक्ट करे मास। उसको ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। मतलब अगर हमारा एक एलिमेंट कोई एम है, एम, उसका 10 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि उस एलिमेंट एम का इक्विवेलेंट वेट 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। अब इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूं, देखना। कितना ग्राम है मान लिया, 1 मोल अगर है, कितना ग्राम है मान लिया अगर, कितना ग्राम है? 6 ग्राम। तो हम लिखेंगे लिखेंगे 6 ग्राम H2 reacts with 28 ग्राम N2, hence 1 ग्राम H2 reacts with 28 divided by 6। कितना आएगा? 14/3 ग्राम नाइट्रोजन। hence equivalent weight और E of नाइट्रोजन कितना हुआ? 14/3। समझ में आया? तो ये नाइट्रोजन एलिमेंट का होता है, ये N2 के फॉर्म में हो, N4 के फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं। दिस इज फॉर नाइट्रोजन एलिमेंट, दिस इज फॉर नाइट्रोजन एलिमेंट। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, नाइट्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में देखना है। तो अगर इस तरीके से देखें तो ऐसा है, नॉर्मली अगर नाइट्रोजन का पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? फ्रॉम मॉडर्न कॉन्सेप्ट अगर देखें, अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट से देखें तो क्या है, जो नाइट्रोजन है उसका एन फैक्टर कितना होता है? 3। उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? क्या ये समझ में आया? इज दिस सिमिलर और नॉट? कितने लोगों को समझ में आया? क्लासिक डेफिनेशन और मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम है, वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट। भाई वो जब रिएक्शन करेगा तो वैलेंसी के टर्म्स में ही करेगा, ये छुपी हुई बात है अंदर। सिमिलरली आगे बढ़े, सुनते जाओ मेरी बात को, बस समझ में सब आएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी होती है, ठीक है। कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे? कितने ग्राम है ये, अगर 1 2 मोल के लिए लिखें, पूरा मास मास एनालिसिस लगाएं।
मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है। कितना होता है? जल्दी बोलो। 24। तो लिखेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद, का निशान है 3। 3 लाइन का मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इतने से रिएक्ट कर रहा है। 48 ग्राम मैग्नीशियम, हेंस 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा? डिवाइडेड बाई 4, 1/4 कर दिया ना। 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया मैग्नीशियम का? बोलो भैया, ऐसे बोलोगे नहीं कैसे काम चलेगा? और न्यू मेथड से कर लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 24। वैलेंसी कितनी है? 2। क्या ये सेम आया कि नहीं आया? क्या ये सेम आया कि नहीं आया? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आया? क्या कोई दिक्कत तो नहीं होती कॉन्सेप्ट समझने में? मोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर। इफ, सुनो देखो कितनी कितनी स्पेशल डेफिनेशन है। इफ इफ 1 mole of a substance reacts with n mole of electrons in a reaction, then n is the n factor of substance in that reaction। बहुत ज्यादा ये सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन है। बहुत सबसे इजी डेफिनेशन यही है। क्या लिखा है? एक मोल सब्सटेंस अगर n मोल इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन में वो जो सब्सटेंस है उसका n फैक्टर n होगा। कितना होगा? n होगा। कोई और नंबर ले सकते हो n की जगह पे। m ले लो, p ले लो, x ले लो। हमने n ले लिया तो n हो गया। क्या ये डेफिनेशन को समझाऊं क्या थोड़ा अच्छे तरीके से? देखो, मैग्नीशियम, बताओ इस रिएक्शन में मैग्नीशियम कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में है? बोलो, जल्दी बोलो। एन फैक्टर ऑफ मैग्नीशियम कितना आएगा? बताते नहीं हो तुम लोग, दिक्कत तो यही है। क्या दिक्कत समझ में आई? इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछ रहे हैं इस बार, या एन फैक्टर पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? एन फैक्टर। क्या समझ में आया क्या? एन फैक्टर तो होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? आ गया समझ में? और अगर एन फैक्टर 3 है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? बोलो। क्या सब कुछ समझ में आ गया है? कुछ भी नोट करना है तो नोट कर लो। ऑल द डेफिनेशंस आर सेम, बट का जो रूप है
उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट है। तो दिखने का तरीका अलग है भाई, है सब सेम। और उसके मेजर जो जो सबसे बड़ी चीज है वो इलेक्ट्रॉन वाला ही है। और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट तो काफी सिंपल होता है, वो तो बच्चों को पता ही होता है वैसे कि नहीं? ऐसा कोई बच्चा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना हाथ उठा दे, तो मैं समझा दूंगा, कुछ गारंटी है इस बात की। नहीं है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। दूसरा देखो, हमने अभी एलिमेंट के लिए निकाला है, सिर्फ किसके लिए निकाला है? एलिमेंट के लिए। दूसरा देखो, एन फैक्टर, एन एफ लिखते हैं इसको हम, एन फैक्टर, या पूरा लिख लो एन डैश फैक्टर। एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर आयंस। एन फैक्टर ये होता है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। और अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो आयन का तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय, दिस इज दिस इज द फिजिकल केमिस्ट्री। जो पढ़ रहे हो यही होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें प्रैक्टिकल चीजों को बिना प्रैक्टिकल किए सॉल्व किया जाता है। मतलब लेबोरेटरी में घुसे ही नहीं, लेबोरेटरी के बाहर बैठे बैठे बता दिया ये इतने से रिएक्ट करेगा, वो उतने से रिएक्ट करेगा, इसको इससे रिएक्ट करोगे तो ये इतना बनेगा, घर बैठे बता दिया। लैब में नहीं गए, ऐसे ही बता दिया। तो इसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में होगा ना। अगर सब कुछ करके देखने लगे तो फिर साइंस किस काम की हुई? वो तो गांव का, हमारे जो कस्बों का जो रहते हैं ना सब लोग, जो घर बनाते हैं, वो तो लोग तो इंजीनियरिंग नहीं करते हैं ना, वो तो सब बना लेते हैं। प्रैक्टिस है ना उनके पास। है बस सही नहीं? क्या उन्होंने इंजीनियरिंग करी है क्या? नहीं ना। फिर भी करते कि नहीं करते? देखो भाई, तो ये तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम्हें जाना नहीं पड़े, ऐसे ही बता दो ये होगा, ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा। अच्छा, सही बात है। चलो 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 चलो, अरे जल्दी बताया करो। जो इम्पोर्टेंट है इनको याद रखना है, बस दो ही इम्पोर्टेंट है। एन फैक्टर कितना होगा बताओ? नंबर से बता दिया होता इतनी देर में, टाइम बच जाता मेरा। है ना, प्रोएक्टिवली बता दे दो, क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर बता दोगे तो क्या हो जाएगा? बिना पूछे बता दोगे क्या हो जाएगा बताओ? इसका 3 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, यहाँ लिखा है देखो, इसका 3 होगा। मैग्नीट्यूड होता है, ऑलवेज अ मैग्नीट्यूड, ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, कभी भी माइनस नहीं होती है। 1 होगा, 2 होगा। इक्विवेलेंट वेट L+3 का कितना होगा? 9 होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस कितना होगा? 14 प्लस 16, 3 जा 48 डिवाइडेड बाई 1। 48 और 10, 58, 58 और 4 कितना होता है? 62। यहाँ देखो, ये 2 माइनस है, 2 माइनस। सल्फेट हमेशा याद रखना, 16, 80 होता है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ तुमको। 64 डिवाइडेड बाई 2, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 40, याद रखना है इस स्टूडियो। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ऐसे निकालते हैं। निकाल लोगे एट द टाइम अगर जरूरत पड़ा। PO4 3 माइनस, फॉस्फोरस 31,
64, 64 नहीं, हाँ 16 4 जा 64 ही होता है ना। 4 और 1 5 6 3 9, 95 ÷ 3, सही है ना। कैलकुलेशन तो देखना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम लोग डेली करते हो, मैं तो कभी कभी करता हूँ, बस है कि नहीं। मैं भी डेली करता हूँ ऐसे, ऐसे देखा जाए तो तुम लोग की क्लास में। 48 और 12 60, 60 ÷ 2 30। अभी बताओ, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई दिक्कत हो रही है ऐसे बच्चों को। बोलो, इतनी जल्दी बोलो, उतनी जल्दी काम हो जाएगा। बोलो ईशा, तुम्हें समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला था ना सब समझ में आएगा, चुपचाप सुनते रहो, बस डाउट आए तो पूछ लेना। एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर एसिड्स, एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर एसिड्स। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होगा, एन डैश फैक्टर, एन हाइफन, जो भी बोलते हैं इसको, एन फैक्टर फॉर एसिड्स। नाम से हमारा काम बदलेगा नहीं। एन फैक्टर फॉर एसिड्स क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस आयंस। रिप्लेस्ड मतलब जब वो एसिड का काम कर रहा हो, तो काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल आएगा इससे। HCl का इनफैक्टर कितना होगा निरंजन, बताओ तुम। कितने H रिप्लेस हो सकते हैं इसमें, एक मोल में एक ही ना। पर मॉलिक्यूल भी लिख लो अगर तुम्हें अच्छा लगता है। पर मोल लिख लो, वो भी अच्छा है, नंबर की बात कर रहे हैं हम तो, ज्यादा डीप जा नहीं रहे। मोल्स के लिए मोल के नंबर, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल के नंबर। एक होगा, कितना होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कितना होगा, एज ए एसिड, एज ए एसिड है ये, है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होती इसमें। भाई कहीं पे डाउट हो सकता है तुम्हें, मैं मानता हूँ, पूछोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। एसिड का इनफैक्टर क्या होगा, क्या होगा, कितना होगा। 1 और 2 दोनों होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। आप बोलोगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्यों ऐसा करते हो। 2 और 1 दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, देखो ये 2 है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया मेरे। एक मोल NaOH लिया, एक मोल NaOH लिया, एक H हटा, खुशी की बात है, तुम लोगों ने ऑलरेडी वो पढ़ लिया है, क्या है वो, कौन सा चैप्टर होता है वो, आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। कितने H रिप्लेस हुए, कितने H रिप्लेस हुए, अरे जल्दी बताया करो, इतना टाइम लगाते हो। अच्छा स्क्रॉल करो, अच्छा करूंगा ना, अभी पहले इसको तो बता दो, हाउ मेनी H रिप्लेस्ड, हाउ मेनी H रिप्लेस्ड, एक ही रिप्लेस हुआ ना। देखो, एक OH है तो एक ही H पानी बनाया, एक H तो अभी भी मौजूद है ना, NaHSO4, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस। देखो ये प्लस वाला माइनस के साथ मिल गया, ये अंदर अंदर मिल गए, तो H2O बना, NaHSO4 बना।
H रिप्लेस कितना 1, इसीलिए इस रिएक्शन में, फॉर दिस रिएक्शन तुम्हें याद रखना है एन फैक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, 1 है। एन फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना है इन दिस रिएक्शन? एन फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना है? ये तो चला गया, रुको फिर थोड़ा लाते हैं वापस। कैसा ऐप बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, इससे अच्छा तो तुम लोग बना दोगे। है वैसे कि नहीं? बना दोगे? एन फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना होगा? चलो लो लिख लो, इसका क्या, स्क्रीन ही तो चली गई थी, उसकी तो बात कर रहा हूँ बच्चे, उसकी ही तो बात कर रहा हूँ। भाई देखो, अगर होमवर्क नहीं करोगे, ऐसे समझो जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं दिस इज ओनली 40%। फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, दुनिया में जितने कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो क्लासरूम से पढ़ाया जाता है दैट इज ओनली 40%, है ना? 40% तुम घर में पढ़ते हो, असाइनमेंट्स, रिवीजन, एंड 20% जो है वो तुम्हारा टेस्ट है, जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो क्या उसको बोलते हैं, एग्जाम्स, जो वीकली टेस्ट वगैरह जो भी है, तब जाके 100% होता है। तो ऐसे समझ लो कि तुम्हें क्लास में समझ में आता है, कुछ नहीं होगा उससे, इट विल नॉट वर्क। क्लास में समझने से कुछ भी होता नहीं है। तो तुम्हारी रैंक आ सकती है लेकिन खराब आएगी, हो सकता है वो किसी काम की ना हो। सो 40% यहाँ करना है, 40% घर में करना है, 20% टेस्ट में करना है। जो टेस्ट होता है ना, जो टेस्ट होते हैं उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर लाओगे कब? जब घर में भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ोगे। लिखेंगे एन फैक्टर डिपेंड्स, सब चीज के लिए वैलिड है ये, एवरी एसिड बेस रिएक्शन कुछ भी है, एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन रिएक्शन ऑल्सो। रिएक्शन में क्या हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता है कि H2SO4 का एन फैक्टर हमेशा 1 होगा या हमेशा 2 होगा, इट विल नॉट वर्क, है ना? ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक जो डेफिनेशन है वो हमेशा रहेगी वैलिड। वो डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करता है या उसका 1 कैटायन डिस्प्लेस होता है, तो वहां से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं, कैटायन डिस्प्लेस्ड पर मॉलिक्यूल, वो वैलिड रहेगा। जैसे यहाँ पे एक H+ डिस्प्लेस हुआ है तो एन फैक्टर 1 है, 2H+ डिस्प्लेस होंगे तो एन फैक्टर 2 होगा। बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो आए, बहुत अच्छे। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। H3PO4 का इन्फेक्टर क्या क्या हो सकता है?
किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर बना देता हूँ। हमेशा याद रखना, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में एक बॉन्ड पी डबल वो होता है। 3 H बचे, 3 OH। O connected with H is acidic। O से जुड़ा हुआ H एसिडिक होता है। इन ऑक्सो एसिड्स, इन ऑक्सो एसिड्स O कनेक्टेड विद H इज एसिडिक। कितने H एसिडिक हैं? 1 2 3। तो एक गया तो एन फैक्टर 1, 2 गया तो एन फैक्टर 2, 3 गया तो एन फैक्टर 3। देखो, एक H हटाया, उसकी जगह सोडियम लगाया, तो Na H2PO4। यहाँ पे एन फैक्टर इसका है 1। अगर 2 NaOH लिए तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, 2 पानी बनेंगे। यहाँ पे इसका एन फैक्टर 2 है। यहाँ 3 सोडियम 3 H को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ Na3PO4 बनेगा। इसमें इसका एन फैक्टर 3 है। I have also given the examples for the guys who want the examples। जिन बच्चों को यहीं से समझ में आ गया है, दैट्स वेरी गुड। एक भी, दो भी, तीन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़ो, इन्वॉल्व रहो। ऐसा नहीं हो बैठे बैठे सो जाओ, दैट विल नॉट वर्क। ओके? ऐसे याद रखो कि तुम्हारा हर एक दिन जो जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ नीट का एग्जाम आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? आएगा तो नीट का एग्जाम आएगा। कितना हो गया? सबसे जो टफ सवाल बनते हैं वो ये बनते हैं। इसलिए बोला था केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ लो। तब तो तुम बोलते थे सर कि मुझे तो सब आता है। अब बोल रहे हो कि मुझे नहीं आता है। क्यों पूछते हैं ऐसे ही बच्चे? बहुत पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। वैसा ऑप्शन नहीं रहता है कोई, वैसा ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि सर ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हो एग्जामिनर को। उसकी मर्जी, जो पूछे आंसर देना पड़ेगा। तो तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। H3PO3 में कितने H रिप्लेस हो सकते हैं गाइस? निरंजन का तो आंसर सही लग रहा है। अरे निरंजन, नहीं नहीं नहीं, H3PO3 में 2 ही होते हैं बच्चे। दिस इज रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, इट इज नॉट एसिडिक। O से जुड़ा हुआ H एसिडिक होता है सिर्फ। तो ये सब तो तुमको आयनिक में पढ़ाया गया है बच्चों। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, रिवाइज करो बच्चों,
रिवाइज करना जरूरी होता है गाइस। तो ही है ओनली टू एसिडिक हाइड्रोजन, ओनली टू एसिडिक हाइड्रोजन। ये वाला H जो नॉन मेटल से डायरेक्टली जुड़ा हो, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल से, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, क्योंकि ये बॉन्ड वीकर होता है। ये टूटेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग सब्सटेंस। पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि अगर किसी में हाइड्रोजन को ऐड करा तो उसका रिडक्शन होता है। तो ये पीएच बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग H प्लस नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन एटम निकलेगा, H एटम निकलेगा। ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। ओनली टू एसिडिक हाइड्रोजन आर देयर। H3PO2 में बच्चों बताइए कितना होगा, बोलो। अरे एनर्जी कहाँ चली गई तुम्हारी सब, तो वापस लाइए प्लीज। इसमें सिर्फ एक है, तो ये आंसर बी और ए है। मैंने तो क्वेश्चन बना के पढ़ाया है, अब फिर कैसे चलेगा। क्वेश्चन बढ़ा के पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। सर, तुमको क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ मैं कि ऐसे पूछते हैं एग्जाम में। कई बार तुम पूछते हो ना सर कि जो है पढ़ाया तो था आपने, बट एग्जाम में तो दूसरी तरीके से पूछा था। आप सब्जेक्टिव पढ़ाते हो और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। अभी तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया ना। वन भी हो सकता, टू भी हो सकता है। और यहाँ पे लिखो इन्फेक्टर ऑफ H3 एज ए एसिड, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। एज एन एसिड, क्योंकि कई बार ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा तो बदल जाता है। दैट इज डिफरेंट थिंग, उससे मतलब नहीं तुम्हें। एज एन एसिड पूछ रहा हूँ मैं। फोकस फोकस जो है बदलना नहीं चाहिए। इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है, बोलो। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फो ROUS होता है, ठीक है। खुशी तुम्हें समझ में आया, देवांगी तुम्हें समझ में आया, प्राची तुम्हें समझ में आया, जल्दी बताओ। रितिशा पाटिल तुम्हें समझ में आया, ऐश्वर्या नायर तुम्हें समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ। प्राची सिन्हा तुम्हें समझ में आया क्या, दीपेंद्र यादव तुम्हें समझ में आया क्या, जल्दी जल्दी बताओ। रेबेका पेरेरा तुम्हें समझ में आया क्या, चिन्मयी तुम नहीं हो क्लास में क्या, वेर इज चिन्मयी, वेर इज समृद्धि, अमन तुम्हें समझ में आया क्या, आस्था तुम्हें समझ में आया क्या, अमीषा तुम्हें समझ में आया क्या। कि आंसर तो किसी ने दिया नहीं, तो फिर कैसे मुझे समझ में आया बताओ। चलो दो बच्चे, तीन चार, तीन लोग ने तो लिखा है कि मुझे समझ में आया, बाकी लोग ने तो लिखा भी नहीं। तो यहाँ से बैठ के तो मैं बता नहीं सकता सो गए हैं कि जग रहे हैं। देखो, यू हैव टू बी इंथुजियास्टिक, है ना। तुम्हारे अंदर सीखने के लिए, ओके अमन वेरी गुड। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। करूंगा करूंगा वाला जो है, अपने पास टाइम ही बचा कहाँ है। अपने पास टाइम अगर जोड़ो बैठ के अभी, देर इज नो टाइम। ये टाइम घट रहा है डेली। जितनी जल्दी रियलाइज करोगे उतनी जल्दी अच्छा लगेगा, है ना। जो जो तुम बनना चाहते हो ना, दैट इज अ ड्रीम। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, आसान नहीं है वो, है ना। दैट इज अ बिग बिग ड्रीम। तो इंजीनियर बनना आसान है, बट डॉक्टर बनना इज नॉट टी ऑफ एवरी वंस कप। जो भी है मतलब, सबके बस की बात नहीं है, ऐसा कहना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, है ना। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें निभानी पड़ेगी। तभी तो इतना टफ पेपर लेते हैं ना वो लोग, इतने कम टाइम में इतना ज्यादा काम क्यों कराते हैं तुमसे। बिकॉज जो आगे चल के तुम्हारे ऊपर काम आने वाला है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिग। तुम अभी से मेहनत करोगे तभी तो वहां पे तुमको वो लोग
एंट्रेंस एग्जाम में पास कर पाओगे तभी तो लेंगे। ओके, तो भाई क्या है, एसिड का तो तुमने देख लिया। नाउ कितना पॉइंट हो गया है मुझे याद दिलाओ, पर देख के आओ जल्दी, चौथा होगा ये। चौथा नहीं है तो पांचवा कर लेना। ठीक है, 12 मिनट बचे हैं हमारे पास। एसिड या बेस में ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना। मान लो किसी ने बोला कि रिएक्शन नहीं दी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आंसर होगा? मैक्सिमम कितना हो सकता है इन फैक्टर बेरियम हाइड्रोक्साइड का? दो। दो आंसर होगा। इफ द रिएक्शन इज नॉट गिवन, इफ द रिएक्शन इज नॉट गिवन देन यू हैव टू टूक द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर रिएक्शन दी है, लेकिन अगर रिएक्शन दी है, अगर रिएक्शन दी है, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड हमने एक HCl प्रदान किया, उससे बेरियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना, या इसको बेरियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना और H2O बना। अब बताओ इसका एन फैक्टर कितना ना होगा? अरे भाई बताओ। 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। 1 और 2 और 3 डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड। थोड़ी अलग इंग्लिश लिखता हूँ मैं, उसको समझो। मैंने ऐसे नहीं लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मैंने क्या लिखा? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड। दैट्स ओके। टोटल पॉजिटिव लिखना है, टोटल या नेगेटिव लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, -2, इन्वर्टर कितना होगा? 2। और है और, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कलर चेंज कर लेता हूँ, मोनोटोनस कलर हो चुका है अभी बहुत देर से, तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। है बस है कि नहीं? AlPO4 3 क्या होगा? अरे बोला करो कि इतना टाइम नहीं लिया। दैट्स नॉट गुड।
बोलो भाई। देवांगी कितना आएगा बताओ। वेरी गुड ऐश्वर्य, 3 आएगा। 2 नहीं आएगा, कितना आएगा? तिथि पाटिल। इन आउट होती रहती है केवल, कभी भी आंसर नहीं देती है तिथि पाटिल। बोलो भाई। AlPO4 3 का एन फैक्टर कैसे पता किया? Al पे +3 चार्ज, PO4 पे 3 - चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड भी 3, इसका मैग्नीट्यूड भी 3। या तो ये लो या ये, और लिखा है कोई एक ले लेना है, दैट्स पर। कितना एन फैक्टर होगा बताओ। बोलो। इसका कितना होगा? नाम दे देता हूँ, नाम। टोटल लिखा है, टोटल का मतलब समझते हो कि नहीं? कितने लोगों को पता है टोटल क्या होता है? टोटल, व्हाट इज द टोटल? ये कैसा अजीब सा वर्ड है टोटल, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल? कितने बच्चों को पता है टोटल का मतलब? टोटल का मतलब यहाँ पे पुट करो। यूज द टोटल वर्ड हियर एंड टेल मी द आंसर। भैया, टोटल वर्ड यूज करो और आंसर बताओ। जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, उनको मैं बहुत 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 धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले इन दोनों को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इट विल गिव केटायन एंड एनायन। अब ये वाला जो फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट रेशियो, 3:2। तो मैग्नीशियम 3 है, PO4 2 है। टोटल चार्ज निकालें, +6 आता है। टोटल चार्ज निकालें, -6 आता है। मॉड ऑफ +6 6 होता है। मॉड ऑफ -6 6 होता है। आंसर बराबर 6। कितने बच्चों को ये विधि पसंद आई? दिस इज द मेथड। कितने बच्चों को मेथड समझ में आया? ये राइट साइड में जो लिखा है, यस और नो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड निरंजन। दिस इज द मेथड। ऐसा मेथड है जो हर बच्चे को समझ में आएगा। थोड़ा टाइम लेता है और कोई दिक्कत नहीं है। 6 आएगा। इसका कितना आएगा? ये Na पे क्या होता है? +1, इस पे -1। ये 3 है तो +3 का मैग्नीट्यूड 3। इसका देखो, +2 +2 +4, 4। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2। ये एलम है, पोटाश एलम। इसका फैक्टर बताओ कितना आएगा एज ए सॉल्ट? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2, इसका फैक्टर बताओ कितना है? 3 बच्चे गायब हो चुके हैं क्लास से। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टडीज। नॉट अ प्रॉब्लम। यस और नो? क्या उससे प्रॉब्लम होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? क्या प्रॉब्लम होगी क्या? अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6H2। NH4 का होल ट्वाइज, FeSO4 का होल ट्वाइज। एक ऐसा मैंने तुमको बताने की कोशिश की है, तो शायद ट्राई करो, कर लो। इसको ऐसे भी लिखते हैं,
NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2. ट्राई टू गिव द आंसर. शैली देशमुख, तुमने आंसर नहीं दिए काफी दिनों से. कैन यू गिव द आंसर नाउ प्लीज. ऑल्सो कल्याणी, श्रावणी पनवेल ऑल्सो. तुम तो पढ़ रही थी उस दिन बैठ के वहां पे. मीन्स यू आर ए गुड स्टूडेंट. मिस्टर जे. जे है कि जय है? जय होगा है ना. जय बताइए आंसर क्या आएगा. टेल मी द आंसर जय. जय आंसर क्या आएगा. आस्था बताओ तुम आंसर क्या आएगा. इसका आंसर कौन बताएगा. पोटाश एलम. पोटाश एलम. बहुत बढ़िया दीपेंद्र, वेरी गुड. क्या बात है. एक बार तालियां हो जाए भाई दीपेंद्र के लिए. देखिए यहाँ +2 आएगा, यहाँ पे +6 आएगा. +2 का और +6 का एडिशन कितना हुआ. 8. टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया. +8. टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना आया. -2, -6. इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसी का एक का वैल्यू कितना आएगा. दिस इज अवर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट आयनिक, दिस इज कोवेलेंट. इसको इग्नोर करें. बहुत बढ़िया अखिलेश, वेरी गुड अखिलेश. अखिलेश तो वैसे भी आंसर देता रहता है. उसका नाम तो मैं बुलाता नहीं जल्दी, इसीलिए. दैट विल वर्क. इज ए सिंसियर गाय. समझ रहे हो कि नहीं. समझ रहे हो. कितना इनफेक्ट रहेगा. कितना इनफेक्ट रहेगा. +2 +2 +4 -2 2 2 -4 एन फैक्टर = 4. क्लास खत्म. ये नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. रिडक्टेंस और ऑक्सीडेंट्स का फैक्टर निकालने जाए तो कैसे निकाला जाए. आई होप रिवाइज करके आओगे, क्योंकि तुम्हें अभी तक इतना तो पता ही नहीं चला इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है. देवांगी ने पूछा था ना. इसके मतलब जानने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है देवांगी. ओके. नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना, फिर बताऊंगा. इक्विवेलेंट्स तो समझ में आने के लिए इक्विवेलेंट वेट चाहिए था, वो तो पता कर लिया. अच्छा, इन सबके अगर इक्विवेलेंट निकालने किसी के भी, दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी हैपन. कर लोगे ना. कर लोगे ना. चलो भाई, मिलता हूँ हाँ नेक्स्ट क्लास में. कोई डाउट. तो खुशी, तुमने एक मुझे सवाल भेजा था, उसको सॉल्व किया नहीं, ऐसे भेज दिया. उस इक्वेशन को अटेम्प्ट करके तो सेंड करो मुझे. क्या इक्वेशन है. बाकी लोग भी उसको करें. कितना आसान है. वो क्लास में भी कराया होगा मैंने, पता नहीं, याद नहीं मुझे. आई होप कराया ही होगा. इट्स इजी और नॉट. कराया है भैया, सब कुछ कराया मैंने. बचा ही क्या है फिर. A2SO4 एक्स्ट्रा ऐड कर लो. बैलेंस दिस रिएक्शन घर में है ना, मुझे सेंड करें सारे लोग होमवर्क में. नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट में इसको बताऊंगा शुरू में ही. दैट्स वेरी इजी. यहाँ पे +6 से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करो. तो अभी करते हैं क्या फिर. चलो लो इधर. देखें बच्चों, जाने से पहले देख ही लोगे क्या करोगे फिर घर में जाकर, है ना. तुम लोग ने लेकिन ये तो बताया नहीं ना अटेंड किया कि नहीं, तो कैसे मालूम है. आज होमवर्क मैंने चेक किया तो है. देखो खुशी कैसे करते हैं, देखना ध्यान से देखना. ध्यान ध्यान पता है तुम लोग क्या होता है. ध्यान मतलब होता है कंसंट्रेशन. कई बार बता चुका हूँ मैं. +6 से +3 कितने का चेंज. 3 का चेंज. 2 CR है तो कितने का चेंज. 6 का चेंज. Fe यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर लो पहले.
+2 से +3 कितने का चेंज? 1 का चेंज। कितने का चेंज? 1 का चेंज। लेकिन हमारे पास कितने एफ ई हैं? 2, तो कितने का चेंज यहाँ पे? एफ ई +2 से +3 1 का चेंज ना, यहाँ पे टोटल लेना पड़ेगा, क्यों? इधर 2 है तो फिर इधर भी हमें 2 लेना है। हम एक बार में बैलेंस कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू बैलेंस इन ओनली वन अटेम्प्ट। तो देखना ध्यान से, +2 से +3 कितने का चेंज? 1 का। 2 एफ ई इधर, 2 एफ ई इधर, टोटल चेंज कितने का? 2 का। अभी बात बनी नहीं, यहाँ 6 यहाँ 2, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई? × 3। इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। नीचे आ जाओ। देखो खुशी एक लाइन में कैसे बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखना। निरंजन तुमने किया है ये वाला? ये बच्चा H2SO4 है, माय बैड, मेरी गलती। यही मतलब होता है ना उसका। आई डोंट नो, कोई उसकी मत, उससे फायदा भी नहीं है कुछ। कुछ नहीं मतलब है वैसे ही नहीं। अच्छा इधर बताओ, क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? अच्छा अभी समझ में आ रहा है कि किया नहीं? कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? रेड पेन का यूज करते हैं, रेड पेन का यूज करते हैं, ओके। हाँ देखना, ध्यान से देखना। अब हो गई बैलेंस, खुशी हो गई बैलेंस। यू शुड बी हैप्पी नाउ, ये बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। दैट्स वेरी सिंपल। हो गया बैलेंस, बस हो गया काम। इधर बताओ सल्फेट कितने हैं? 6 FeSO4 में। 6 FeSO4 में मिल गए, नहीं अच्छी बात है। यहाँ कितने? 3। यहाँ एक पोटेशियम है तो K2SO4 लगा दिया, कितने बने? 4 H2SO4। कितने बने? यहाँ पे देखो 3 और एक 4। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कितने H2O है? 7 H2O। कितने H2 है? 7। तो यहाँ पे कितना वाटर निकालूंगा? 7 H2O। फिर से देखना ध्यान से। 6 FeSO4 है, यहाँ पे 9 है, सॉरी 3 बोला मैंने ना, 6 बोला, 9 है। 9 SO4। यहाँ पे कितने SO4? एक SO4। यहाँ पे कितने SO4? 3 SO4। 3 और एक 4 और 9 13, यहाँ 6 7 SO4 एक्स्ट्रा चाहिए। 7 H2O4 यहाँ लगाओ, 7 H2O लगाओ। 7 ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएंगे, 7 H2 यहाँ से मिल जाएंगे। रेड वाले पे फोकस करो। क्या ये 7 पानी दिख रहे हैं? क्या बैलेंस है? 101% बैलेंस। ऐसे नहीं किया था क्या? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे क्लास लेनी है। जल्दी करो जल्दी। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं है इसमें। अरे ऐसा कुछ तो कराया होगा, मैंने गारंटी लेता हूँ मैं। कुछ तो कुछ कराया होगा ऐसा, भले वहाँ KMnO4 हो। कुछ ना कुछ कराया जरूर। आई होप। अच्छा निरंजन, वेरी गुड। मतलब इसी टाइप का कराया है मैंने। चलो भाई, चलो 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 चलो। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना कम से कम, हाँ। थैंक यू अखिलेश, वेलकम। पढ़ाई करो, हाँ। बाय बाय।